लेकिन लुइस ने बॉडीगार्ड से पूछा कि वो तो कह रहा था एजेंट को केवल हैंड टू हैंड कॉम्बैट आता है। अगले दिन सेक्रेटरी ने चेयरमैन को बताया कि जब एजेंट मर्सनरी जॉब्स करता था तो उसे एक असासिन मिला जिसके साथ उसने काफी वक्त तक काम किया। ये वही असासिन है जो लुइस को मारने आया था और इसीलिए एजेंट ने उसे देखते ही पहचान लिया था। सेक्रेटरी आगे बताता है लुइस अपने बड़े भाई बिली के खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था और उनकी कंपनी का एक एम्प्लॉय ही सीक्रेटली उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देने आया था। मतलब ये पूरा इंसिडेंट बेली ग्रुप के दूसरे बेटे बिली की वजह से हुआ था। मगर चेयरमैन ने भी चैन की सांस ली क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई थी और सेक्रेटरी ने उन्हें ये भी बताया कि बेली फैमिली और लुइस ने पर्सनली उनका शुक्रिया किया है। इधर लुइस के भी वापस लौटने का समय हो चुका था लेकिन यूना ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। इसका रीजन बताते हुए यूना ने कहा कि वो मैरिज को ट्रांजैक्शन नहीं समझती और जिस रिश्ते में प्यार नहीं वो उसे निभा नहीं सकती। लुइस ने उसे फोर्स नहीं किया लेकिन ये भी समझाया कि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशंस उसके सामने आती रहेंगी जिनमें उन्हें चुनाव करना होगा। उसने ये भी कहा क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड का एहसानमंद है तो इसीलिए उसे उसके डिसीजन से कोई आपत्ति नहीं है। यूना ने शर्माते हुए कहा कि इजन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। लुइस ये जानकर हैरान हो गया कि इजन यूना का क्रश है। उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ क्योंकि उसने यूना को ऐसा ऑफर दिया था जो उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल विपरीत था। लुइस जाने लगा और जाते जाते उसने इजन से पूछा कि क्या वो सच में उसके लिए काम नहीं करना चाहता है। इजन ने हाँ में जवाब दिया लेकिन बाकी सब ये देखकर चौंक गए कि इजन को लुइस ने पर्सनली रिक्रूट करने की कोशिश की है। लुइस ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इजन का शुक्रिया किया और कहा कि वो जब भी चाहे उन्हें ज्वाइन कर सकता है, वो उसे अच्छी तरह ट्रीट करेगा। लुइस के बॉडीगार्ड ने भी कहा कि वो आभारी है। इसके बाद लुइस अमेरिका वापस लौट जाता है। इसके बाद शाम को यूना ने इजन को बताया कि उसने भी असासिन इंसिडेंट के बारे में सुना था। वो उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसकी वजह से प्रोजेक्ट अप्रूव हो पाया जिससे उनकी कंपनी को काफी बेनिफिट्स हुए हैं। इजन ने कहा कि इसमें उसका अकेले का नहीं बल्कि सभी बॉडीगार्ड्स का कंट्रीब्यूशन रहा है। यूना को तभी लुइस की बातें याद आई जब उसने कहा था कि फ्यूचर में दोबारा उसके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब उसे चूज करना होगा। इसके बाद यूना ने इजन से पूछा कि उसका गोल क्या है। इजन ने कहा कि उसने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है। यूना आगे पूछती है कि वो फ्यूचर में क्या करेगा या किस तरह का लाइफस्टाइल जीना चाहता है। तभी इजन को अपने मर्सनरी दिन याद आ गए जब वो एक से बढ़कर एक खतरनाक मिशन पर जाया करता था जहाँ उसे हर दिन जान की बाजी लगानी पड़ती थी। इजन अपने ही ख्यालों में खो गया। इसके बाद उसने कहा कि वो बस अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो ही समय उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस समय और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये शब्द यूना के दिमाग में घूमने लगे और वो रात में जी से मिलने आ पहुंची। जी ने पूछा कि वो इतनी रात में उसके ऑफिस क्यों आई है, जिस पर यूना ने कहा कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। यूना ने जी से उसकी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए कहा। वो कहती कि उसे कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उसमें बिजनेस संभालने की क्वालिफिकेशंस हैं। वो ये भी नहीं जानती कि फ्यूचर में वो इतनी क्वालिफाइड बन भी पाएगी या नहीं। उसका बिजनेस मैनेजमेंट में मन नहीं लगता और इसीलिए अगर वो कोई कंपनी इनहेरिट करने वाली है तो यही चाहती है कि जी उस कंपनी को संभाले। ये सब सुनकर जी को झटका लगा लेकिन यूना आगे बताती है कि वो अपने डैड के शेयर्स को तो सेल नहीं कर सकती लेकिन वो अपनी कंपनी उसे देना चाहती है। इसके बाद जी ने यूना से पूछा कि क्या उसे अंदाजा भी है वो क्या कह रही है। साथ ही में कंपनी ट्रांसफर करना उसके कंट्रोल में नहीं है। यूना ने कहा कि वो कुछ भी नहीं जानती लेकिन सच ये है कि वो अभी काबिल नहीं है तो इसीलिए वो चाहती है कि जी उसकी हेल्प करे। जी ने पूछा कि भला उसकी हेल्प करने की उसे क्या ही जरूरत है। इस पर यूना कहती है कि इससे उसे कोई लॉस नहीं होगा बल्कि एडवांटेज मिलेगा जो वो अपने सगे बड़े भाई योंगो से बिजनेस में फाइट करेगी। जी इस बारे में सोचने लगी और यूना भी अपनी बात कहकर उसके ऑफिस से चली जाती है। आगे हम डूसिक को देखते हैं जो एजेंट से मिलने के बारे में सोच रहा था कि तभी उसका खास आदमी युंगसुक उसे बताता है कि गैंगस्टर किल्सू उससे मिलने आया है। किल्सू का नाम सुन डूसिक चौंक गया और तभी वहाँ किल्सू आ जाता है जो पावर हायरार्की में डूसिक से ऊपर है। इधर बाकी गैंग्स को भी पता चल गया कि किल्सू के कदम कोरिया में पड़ चुके हैं। वो रशिया में रहता है लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया कि वो वापस क्यों आया है। मगर किल्सू के आने से एक बात तो साफ है कि जरूर कोई न कोई बड़ी घटना होने वाली है। गैंग लीडर्स इस बात से चिंतित हैं कि कहीं डूसिक और किल्सू दोबारा अपनी फोर्सेस ज्वाइन न कर लें क्योंकि डूसिक पहले किल्सू के लिए ही काम किया करता था। लेकिन एक बात वो भी जानते हैं कि डूसिक किल्सू से बहुत अलग है। जहाँ वो पावर होने के बावजूद भी शांति से रहना पसंद करता है तो वहीं किल्सू इतना लालची है कि अपने गोल्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पास्ट में जब इंटर गैंग वायलेंस हुआ था तब डूसिक ने तो बाकी गैंग्स को छोड़ दिया था लेकिन अगर उसकी जगह किल्सू होता तो अब तक सारी गैंग्स का सफाया हो चुका होता। वहीं दूसरी तरफ डूसिक और किल्सू ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे कि तभी किल्सू ने डूसिक से पूछा कितना पावरफुल होने के बाद भी वो इतनी शांति से क्यों जी रहा है। डूसिक ने कहा कि वो आलसी तो शुरू से ही था
मगर अब बूढ़ा भी हो चुका है। किल्सू ने कहा कि ये बातें वो उस व्यक्ति के सामने कर रहा है जो उससे भी ज्यादा बूढ़ा है। किल्सू ने डूसिक को फोर्सेस ज्वाइन करने का ऑफर दिया और कहा कि अगर वो मिलकर काम करेंगे तो ये पूरी कंट्री उनके कंट्रोल में होगी। डूसिक पहले सोचने लगा, इसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि अब वो इतना केपेबल नहीं है, वो बस थोड़ा बहुत फाइट करना जानता है लेकिन उसके पास बिजनेस स्किल्स नहीं है, तो इसीलिए वो इस काम में उसका साथ नहीं दे सकता। इसके बाद किल्सू वहां से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद ह्यूंगसुक ने डूसिक को यही सलाह दी कि उनके लिए यही बेहतर होगा कि वो किल्सू के साथ इन्वॉल्व ना हो। इधर कार में किल्सू किसी से फोन पर कहता है कि उसका काम तो हो जाएगा लेकिन इस दाव की कीमत बढ़ानी होगी। दूसरी तरफ डूसिक ने एजेंट को मैसेज कर मिलने बुलाया। वो उसके साथ नूडल्स खाने आया है, मगर सच तो ये है कि वो उसके हालचाल जानना चाहता था। उसने उसकी बॉडीगार्ड ट्रेनिंग और डायोन के बारे में पूछा, लेकिन एजेंट सारे सवालों का केवल यस और नो में ही जवाब देता है। आगे हमें ये भी पता चला कि डूसिक और ह्यूंगसुक अक्सर एजेंट के ग्रैंडपा की उनकी ड्यूटी में हेल्प किया करते थे और उनके स्वभाव से ग्रैंडपा भी काफी खुश थे। ग्रैंडपा की मदद करने के बाद वो दोनों लंच करने के लिए जा ही रहे थे कि तभी ह्यूंगसुक को एक कॉल आया जिसने उसके होश उड़ा दिए और उसने डूसिक को बताया कि किसी ने बिजनेस पर सीक्रेटली अटैक किया है। हम देखते हैं डूसिक के बार में तोड़फोड़ हो चुकी थी और साथ ही में सीसीटीवी कैमरा से एसडी कार्ड भी गायब था। उसे ये भी पता चला कि कोई सिंपल फाइट नहीं थी। उसके 6 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनमें से 5 कोमा में जा चुके थे। डूसिक और ह्यूंगसुक सोचने लगे कि आखिर ये अटैक किसने किया होगा कि तभी डूसिक के पास एक कॉल आता है। ये कॉल किल्सू का है, जिसे पता चल चुका था कि डूसिक के बिजनेस को टारगेट किया गया है। किल्सू ने पूछा कि किसका काम है और डूसिक ने कहा कि वो पता लगा लेगा और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। किल्सू ने कहा कि वो जानता है सिचुएशन उसके कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी अगर उससे कोई मदद चाहिए तो वो बेझिझक उसे बता सकता है। कॉल ओवर होते ही किल्सू ने अपने आदमियों से कहा कि वो ये काम एफिशिएंटली करना चाहता था। मतलब ये अटैक किल्सू ने ही करवाया है और उसका असली टारगेट डूसिक था, जो बाय चांस उस समय वहां पर प्रेजेंट नहीं था। किल्सू के आदमियों ने कहा कि अब से डूसिक अलर्ट हो जाएगा तो उन्हें भी आगे से केयरफुल रहना होगा। इधर डूसिक सभी गैंग लीडर्स को विजिट कर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उन पर अटैक किसने किया, लेकिन ये सभी तो उसके नाम से ही कांपते हैं, तो अटैक करना बहुत दूर की बात है। जब सबने मना कर दिया तो डूसिक सोचने लगा कि आखिर कल्प्रिट कौन हो सकता है। कोई एविडेंस न मिलने पर डूसिक अपने घर जाने लगा, लेकिन उसने ये भी रियलाइज किया कि इस बार सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि अगर गैंग से उस पर अटैक किया होता तो उस इन्वेस्टिगेशन में कोई ना कोई लीड जरूर मिलती। वहीं दूसरी तरफ डायोन ने एजेंट से पूछा कि क्या आज वो अपने दोस्त मिस्टर डूसिक से मिलने नहीं जाएगा। डायोन को ग्रैंडपा से पता चला कि डूसिक और उनका साथी अक्सर उनकी हेल्प किया करते हैं, तो इसीलिए उसने उनके लिए डिनर बनाया है। एजेंट के पूछने पर डायोन आगे बताती है कि डूसिक भारी चीजें मूव करने में ग्रैंडपा की सहायता करता है और ये सुन एजेंट ने कहा कि वो अभी जाकर ये डिनर डूसिक को दे आएगा। एजेंट डूसिक के घर डिनर लेकर पहुंच गया और उसने बताया कि उसकी बहन ने उसके लिए बनाया है। इतना कहकर एजेंट वहां से जाने लगा, लेकिन तभी डूसिक उसे रोकते हुए पूछता है कि क्या वो अंदर आकर कुछ पीना चाहेगा। इधर ह्यूंगसुक को किल्सू पर शक हो चुका था, तो इसीलिए उसने कुछ आदमियों से उसे ट्रैक करने के लिए कहा था, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट ने बताया कि अभी तक वो उसका पता नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा मेंबर्स नहीं है। मेंबर्स की कमी इसलिए है क्योंकि ये सब डूसिक को बिना बताए किया जा रहा था। ह्यूंगसुक को भी ये बात अजीब लगी कि किल्सू के आने के बाद से ही उनके बिजनेस को टारगेट किया गया था। तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार से उनकी तरफ आते हुए उन्हें हिट करती है और इस एक्सीडेंट में ह्यूंगसुक बुरी तरह घायल हो जाता है, मगर थोड़ा बहुत होश में होने की वजह से वो ये देख पाता है कि कुछ लोग उसे लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ डूसिक ये जानकर हैरान है कि इतना सारा खाना जिनकी छोटी बहन ने बनाया है। उसे लगा था कि ये खाना जिनके पेरेंट्स ने बनाया होगा, लेकिन वो बताता है कि बचपन से ही उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है। अब क्योंकि जिन पहली बार घर आया है तो उसकी खातिरदारी करना चाहता था, लेकिन क्योंकि डूसिक का फ्रिज अल्कोहल से भरा हुआ है तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो एजेंट को क्या ऑफर करे। एजेंट ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है और वो जाने लगा, लेकिन तभी डूसिक को एक कॉल आता है। उसे पता चला कि ह्यूंगसुक गायब है और एजेंट भी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। डूसिक ने एजेंट से कहा कि उसे एक अर्जेंट काम आ गया है तो उसे जाना पड़ेगा, और जैसे डूसिक अपने बार पहुंचता है उसे बताया गया कि उनके 2 और बिजनेसेस को भी टारगेट किया गया है। साथ ही में जब उनके बिजनेस पर अटैक हुआ उसी समय ह्यूंगसुक की कार का भी एक्सीडेंट हुआ था और वो तब से उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। जो लोग ह्यूंगसुक के साथ थे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जा चुका है, लेकिन ह्यूंगसुक का कोई अता पता नहीं है। डूसिक सभी गैंग मेंबर से कहता है कि जिसने उनके बिजनेस को टारगेट किया उसका पता लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूंगसुक को ढूंढना है। अभी डूसिक के पास किल्सू का फोन आया और उसने कहा कि उसे पता चला उनके बिजनेस को दोबारा हिट किया गया है। उसने पूछा कि आखिर ये कौन कर रहा है। इस पर डूसिक ने कहा कि जानना तो वो भी यही चाहता है कि आखिर किल्सू अचानक उन पर अटैक क्यों कर रहा है। किल्सू ने कहा कि उसे कैसे पता चला, और डूसिक बताता है कि वो चाह कर भी अनजान बनने की कोशिश नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके सिस्टमैटिक अटैक से वो भली भांति परिचित है। वो जान चुका था कि किल्सू इंटेंशनली उसे नोटिस करवाने का प्रयास कर रहा था। स्किन अटैक्स के पीछे वो खुद है। किल्सू ने आगे बताया कि कुछ समय पहले डूसिक जिस पॉलिटिशियन को सपोर्ट करता था उसने उसे ही एक्सपोज कर दिया था। यहाँ डैडी किम की बात हो रही है।
किल्सू ने उससे पूछा कि उसने ऐसा बेवकूफी भरा काम क्यों किया। इसके बाद उसने कहा कि अब जाहिर सी बात है, जो भी लोग पावर में है वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगर डूसिक का एग्जाम्पल सेट नहीं किया गया तो फ्यूचर में और भी लोग अपने ओनर्स को बैकस्टैप करेंगे। भले ही डैडी किम ने उसे छोड़ दिया हो, लेकिन बाकी करप्टेड पॉलिटिशियंस उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। तभी डूसिक को फोन पर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हम देखते हैं कि ह्यूंगसुक को किल्सू ने ही किडनैप किया है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे हैं। किल्सू ने अपने आदमियों से रुकने के लिए कहा क्योंकि वो भी बात कर रहा है, लेकिन डूसिक सब समझ चुका था। उसने पूछा कि उसकी दुश्मनी तो उससे है, तो फिर ह्यूंगसुक को इसमें इन्वॉल्व क्यों किया जा रहा है। किल्सू ने बताया कि ह्यूंगसुक को शुरू से ही उस पर शक था और इसीलिए उसने अपने आदमियों को उसे ट्रैक करने के ऑर्डर्स दिए थे। साथ ही में पॉलिटिशियंस ने उसे उन दोनों को मारने की मुंह मांगी कीमत दी है। किल्सू ने पूछा कि क्या वो एक आखिरी बार ह्यूंगसुक से बात करना चाहता है। वो फोन ह्यूंगसुक के पास लाया और उसने उसे अपनी डेथ विश अपने चहेते डूसिक को बताने के लिए कहा। ह्यूंगसुक डूसिक से माफी मांगता है, जिसके बाद उसने कहा कि उसे बस एक चिंता सता रही है, अगर वो चला गया तो डूसिक का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि उसके बिना तो वो भूखा ही मर जाएगा। डूसिक को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था और उसने किल्सू से कहा कि अगर उसने ह्यूंगसुक को मारा तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। किल्सू ने कहा कि वो कैसी फिल्मी बातें कर रहा है और उसे क्या लगा था उसकी धमकियों से वो डरने वाला है। इधर डूसिक उस पर गुस्से में चिल्लाने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ टूटने की बहुत तेज आवाज सुनाई दी। किल्सू के हाइडआउट का दरवाजा टूटा था, मगर जो व्यक्ति अंदर आया, ह्यूंगसुक उसे देख चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर ये हाई स्कूलर यहाँ क्यों आया है। एजेंट वहाँ पहुंच चुका था और दूसरी तरफ हम सुकजू को थका हुआ देखते हैं, क्योंकि एजेंट उसे रात भर जगाकर लोकेशन निकलवाई थी। ह्यूंगसुक सोचने लगा कि क्या एजेंट यहाँ उसे बचाने आया है। किल्सू को लगा कि ये डूसिक का आदमी है, तो मतलब डूसिक भी आसपास ही होगा। उसने एजेंट को मारने के ऑर्डर्स दिए और डूसिक को उसके सामने घसीट कर लाने को कहा। उसके आदमी ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और किल्सू सोचने लगा कि उसकी लोकेशन का पता लगाने के बाद भी डूसिक फोन पर इनोसेंट होने का नाटक कर रहा था। किल्सू के आदमियों ने एजेंट पर अटैक कर दिया और वो एक एक कर उनका सामना करता है। तभी एक ने एजेंट पर नाइफ अटैक किया, लेकिन एजेंट उसे हिट कर उसका नाइफ गिरा देता है। एजेंट बाकी लोगों से फाइट करने लगा, मगर उसकी फाइट को किल्सू का बॉडीगार्ड बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। देखते ही देखते एजेंट ने सबको डिफीट कर दिया और किल्सू भी अब हैरान था। अब एजेंट का सामना किल्सू के बॉडीगार्ड से होने वाला है। बॉडीगार्ड ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन एजेंट डॉज करते हुए उसके पीछे पहुंच उसके पैर पर किक करता है। बॉडीगार्ड ने एजेंट का पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उस पर ऊपर से अटैक कर दिया, मगर इस बार बॉडीगार्ड भी एजेंट पर नाइफ अटैक कर चुका था। किल्सू भी चौंक गया, क्योंकि एजेंट ने उसके बॉडीगार्ड को नाइफ यूज करने पर मजबूर कर दिया था। इसका मतलब है कि उसका ओपोनेंट डेंजरस है। एजेंट और बॉडीगार्ड में दोबारा फाइट होने लगी, लेकिन एजेंट बॉडीगार्ड का हाथ पकड़ ट्विस्ट कर देता है। उसने बड़ी आसानी से नाइफ ले लिया, जिसके बाद वो बॉडीगार्ड के सर पर अटैक कर उसे वहीं बेहोश कर देता है। तभी एक आदमी ने एजेंट पर पीछे से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसके वाइटल पॉइंट्स को हिट कर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। किल्सू ने जो देखा उस पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल था और उसने एजेंट से कहा कि उसे पता नहीं था उसके जैसा आदमी डूसिक के लिए काम करता है, लेकिन एजेंट उसे इग्नोर करते हुए ह्यूंगसुक के पास आ गया। ह्यूंगसुक ने पूछा कि उसने उसे क्यों बचाया और एजेंट कहता है कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है शायद वो भी उसका हिस्सा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉलिटिशियन किम को डूसिक ने एक्सपोज एजेंट के लिए किया था, मगर एजेंट कहता है कि उसे बचाने का उसके पास एक और बहुत बड़ा रीजन है। ग्रैंडपॉड डायोड ने एजेंट को बताया था कि ये दोनों हमेशा उनकी हेल्प करते हैं, तो इसीलिए एजेंट आज यहाँ आया था। एजेंट ने ह्यूंगसुक को फ्री कर दिया, लेकिन किल्सू एजेंट से उसके लिए काम करने को कहता है। उसने कहा कि डूसिक के लिए काम कर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और ये कंट्री उसे डिजर्व नहीं करती है, लेकिन किल्सू केवल बातों में टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि उसे गन निकालने का मौका मिल जाए। किल्सू ने कहा कि जब वो एक बुलेट से सब कुछ खत्म कर सकता है तो फिस्ट यूज करने की क्या ही जरूरत। उसे रशिया में गन के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल हुई थी और उसे लगा कि एजेंट ने आज पहली बार गन देखी है। तभी एजेंट वहाँ से भागने लगा और किल्सू उसकी फास्ट मूवमेंट्स को फॉलो नहीं कर पा रहा था। उसने कई बार शूट किया, लेकिन तभी एजेंट उस पर नाइफ से अटैक कर देता है। उसने तुरंत किल्सू को पकड़कर कॉर्नर किया, जिसके बाद वो नाइफ को प्रेस करता है। इससे किल्सू की चीख निकल गई और एजेंट ने कहा कि लगता है आज से पहले उसने रियल बैटल में गन यूज नहीं की है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मूविंग टारगेट पर गन एम करते समय केवल एक हाथ का ही इस्तेमाल कर रहा था। किल्सू सोचने लगा कि आखिर उसका पाला किससे पड़ा है और वो एजेंट की आंखों को देख घबरा भी रहा था, लेकिन तभी उसने एजेंट को धक्का दिया और नाइफ निकाल के फेंक दिया। वो एजेंट पर अटैक करता है, लेकिन एजेंट के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे लगातार हिट करने के बाद एजेंट ने उसके पैर पर अटैक किया, जिससे किल्सू घुटनों पर आ जाता है। इससे पहले कि वो उठ पाता, एजेंट ने उसके फेस पर किक किया, जिससे किल्सू वहीं धराशायी हो जाता है। एजेंट ने अकेले किल्सू और उसकी पूरी गैंग का सफाया कर दिया और तभी डूसिक अपनी गैंग के साथ वहां पहुंच जाता है। उन्होंने ह्यूंगसुक को संभाला और डूसिक को समझने में देर नहीं लगी कि एजेंट ने ही किल्सू को डिफीट किया है। हमें पता चला जब डूसिक की किल्सू से फोन पर बात हो चुकी थी, तब एजेंट ने ही उसे यहाँ की लोकेशन मैसेज कर बताई थी। डूसिक ने एजेंट का शुक्रिया किया, जिसके बाद एजेंट वहाँ से चला जाता है। किल्सू ने भी उठकर कहा कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मॉन्स्टर यानी एजेंट डूसिक की गैंग का
का मेंबर हो। इसके बाद डूसिक ने उससे पूछा कि उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी, जिस पर किल्सू ने बताया कि अगर वो डूसिक को रास्ते से हटा देगा तो इस कंट्री में वापस आकर दोबारा अपनी जगह बनाने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। कई साल पहले जब डूसिक और किल्सू अलग होने वाले थे, किल्सू ने गैंग मेंबर्स की बातें सुन ली थी। डूसिक पूरी क्लैन को इनहेरिट करने वाला था, लेकिन भाईचारे के चलते उसने किल्सू के साथ कॉम्पीट नहीं किया। मेंबर्स जानते थे कि डूसिक ज्यादा काबिल है और वो उसके डिसीजन से काफी प्रभावित हुए, क्योंकि उसने केवल किल्सू के लिए क्लैन को ही छोड़ दिया था। मेंबर्स कहते हैं कि अगर डूसिक जाएगा तो वो भी उसे फॉलो करेंगे और क्लैन के कई मेंबर्स भी उसके साथ ही जाना चाहते हैं। यही सब सुनकर किल्सू जेलस फील करने लगा था। प्रेजेंट टाइम में वो डूसिक से कहता है कि उसने अपना तो सब कुछ गैंग मेंबर्स में बांट दिया, लेकिन अगर वो इतनी शांति से ही रहना चाहता है तो एक सिंपल जॉब क्यों नहीं कर लेता, खुद को गैंगस्टर कहकर पूरा तालाब गंदा क्यों कर रहा है। डूसिक ने किल्सू से पूछा कि क्या उन जूनियर्स को बैकस्टैप करना सही है जो हमेशा से अपने लीडर को फॉलो करते आए हैं। इसके बाद डूसिक ने कहा कि उसने जो भी किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेनी होगी। पूरी गैंग किल्सू की तरफ बढ़ने लगी और अब बचने के लिए वो कहता है कि एक इंजर्ड ओपोनेंट पर अटैक करना अनफेयर है, लेकिन डूसिक ने कहा कि सबकी चिंता करने की जरूरत उसे नहीं है। इसके बाद पूरी गैंग किल्सू पर हमला बोल देती है। इधर एजेंट घर पहुंच चुका है, जहां उसे डायुन से डांट पड़ी क्योंकि वो अक्सर लेट नाइट घर आने लगा था। डायुन ने पूछा कि क्या उसने डिनर डूसिक को दे दिया और एजेंट के हाँ कहने पर वो उससे डूसिक और ह्यूंगसुक को अच्छी तरह ट्रीट करने के लिए कहती है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि डूसिक ने ह्यूंगसुक को उसकी ग्रैंडमा की सर्जरी के लिए काफी पैसे दिए थे। ह्यूंगसुक ने पूछा कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए, इस पर उसने कहा कि उसे अपनी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए। पैसों की चिंता वो छोड़ दे, लेकिन ह्यूंगसुक ने कहा कि वो ये पैसे नहीं ले सकता है। डूसिक उसे समझाता है कि हमारे पेरेंट्स के जीवित रहते हम जो भी कुछ उनके लिए कर सकें वो हमें जरूर करना चाहिए। ये सुन ह्यूंगसुक पैसे लेने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वो डूसिक को धन्यवाद कहता है, मगर दुख की बात ये है कि कुछ दिनों बाद उसकी ग्रैंडमा चल बसी, लेकिन वो इस बात से खुश था कि उसकी ग्रैंडमा को एडमिट कराने की वजह से उन्हें आखिरी समय में ज्यादा पीड़ा नहीं सहनी पड़ी थी। कुछ समय बाद ह्यूंगसुक को पता चला कि डूसिक होटल के बजाय सोना में रहने लगा है। उसने किसी तरह पैसे बोरो कर रेंट की व्यवस्था की थी, लेकिन उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। ऐसे रूमर्स भी हैं कि किसी ने गैम्बलिंग में डूसिक के सारे पैसे गवा दिए थे। ह्यूंगसुक अब सब समझ गया कि उसकी ग्रैंडमा की सर्जरी के लिए पैसे डूसिक के पास कहां से आए थे। वो तुरंत सोना पहुंच डूसिक को ढूंढने लगा और उससे मिलते ही वो रोने लगता है। इधर प्रेजेंट टाइम में ह्यूंगसुक हॉस्पिटल में एडमिट है और डूसिक उसके पास ही बैठा था। डूसिक ने उससे माफी मांगी क्योंकि उसकी वजह से ही ह्यूंगसुक इस सब में फंस गया था, लेकिन ह्यूंगसुक कहता है कि डूसिक ने भी तो उसके लिए बहुत कुछ किया है। डूसिक ने कहा कि उसकी जान भी जा सकती थी। इस पर ह्यूंगसुक ने जवाब दिया कि वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। उसने आगे कहा कि उन्हें ऐसे स्ट्रेंजर्स की तरह बात करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने बताया कि अच्छा हुआ हमने उस हाई स्कूलर के साथ कुछ गलत नहीं किया, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके कॉम्बैट स्किल्स ही नहीं बल्कि नाइफ स्किल्स भी अमेजिंग है। ये सुनकर डूसिक भी हैरान हुआ और तभी एसडब्ल्यू चेयरमैन का सेक्रेटरी उनसे मिलने आ जाता है। एजेंट के कहने पर एसडब्ल्यू चेयरमैन ने डूसिक की गैंग को एसडब्ल्यू के अंडर लीगल जॉब्स करने के लिए हायर कर लिया है, जिससे अब उन्हें फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही उन्हें एसडब्ल्यू का भी सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद एजेंट के फ्रेंड्स ने उसे पीसी कैफे चलने के लिए कहा, लेकिन वो बताता है कि उसे आज एक जरूरी काम है। वो सुखजू के पास गया और उसने बड़ी सीरियस टोन में पूछा कि क्या वो आज फ्री है। सुखजू को लगा कि कोई इंपॉर्टेंट मिशन होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एजेंट बस उसे ट्रीट देना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से ही वो वक्त रहते ह्यूंगसुक तक पहुंच पाया था। सुखजू को समझ नहीं आया कि केवल ट्रीट देने के लिए एजेंट को इतना सीरियस एक्सप्रेशन बनाने की क्या जरूरत थी। वो दोनों खा ही रहे थे कि तभी तो लड़कियां उनके पास आकर अचानक उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग लेती हैं। एजेंट उन पर शक करने लगा और उसने सीरियस टोन में पूछा कि उन्हें उनके नंबर्स क्यों चाहिए। वो दोनों डर गई और सुखजू भी सोचने लगा कि एजेंट ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है। उसने तुरंत सिचुएशन संभालते हुए कहा कि एजेंट फॉरेन से आया है तो इसीलिए उसे अभी यहाँ के कल्चर की आदत नहीं है। लड़कियों को भी बहुत वियर्ड लगा तो वो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद सुखजू ने एजेंट से कहा कि उसे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन एजेंट कहता है कि इसमें गलत क्या था, जिस व्यक्ति को जानता नहीं उसे अपना नंबर भला कैसे दे सकता है। तभी जिनके दोस्त वहाँ आ गए और जब उन्हें इस बारे में पता चला उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबको ऐसा मौका नहीं मिलता। इधर दूसरी तरफ वो लड़कियां भी नाराज हैं क्योंकि उन्हें डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया गया था। अगले दिन उनमें से एक लड़की येस्यूल एजेंट के दोस्तों से मिलने पहुंच गई और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि हाई स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की येस्यूल उनसे बात करने आई है। वो उससे प्यार से बात करने लगते हैं और येस्यूल ने यही रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था। वो उन तीनों को अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ कैरियोकी पर इनवाइट करती है और ये सब उन्हें किसी सपने जैसा लग रहा था। असल में येस्यूल जानती है कि ये तीनों एजेंट के फ्रेंड्स हैं, तो इन्हें यूज कर वो एजेंट से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन उन तीनों ने एक साथ उसका इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं कि आज पीसी कैफे में उनका रैंकिंग मैच है, जिससे वो मिस नहीं कर सकते।
थे। यीशुन ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसे फाइनली समझ आ गया कि उसका पाला 3 चैट से पड़ा था। अगले दिन एसडब्ल्यू प्रेसिडेंट ने एजेंट को मिलने बुलाया और उसका शुक्रिया किया क्योंकि उसने लुइस को बचाकर उनकी काफी हेल्प की थी। एसडब्ल्यू लुइस से अच्छे रिलेशंस में है और इसी कारण उन्हें बहुत प्रॉफिट्स भी हुए हैं। कंपनी को बेनिफिट हुआ था तो इसलिए प्रेसिडेंट एजेंट को फाइनेंशियली रिपे करना चाहते हैं, लेकिन एजेंट ने इससे साफ इनकार कर दिया और बताया कि वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसने आगे कहा कि वो बस ट्रेनी बॉडीगार्ड है जिसने ज्यादा कुछ नहीं किया और असली काम तो एसडब्ल्यू की सिक्योरिटी टीम ने किया है, तो इसीलिए प्रेसिडेंट को उन्हें रिपे करना चाहिए। प्रेसिडेंट ने कहा कि सिक्योरिटी टीम को तो स्पेशल बोनस मिलेगा ही, लेकिन वो एजेंट के लिए भी कुछ करना चाहते हैं क्योंकि उसने प्रीवियसली यूना और जीए को भी रेस्क्यू किया था। पर एजेंट अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट आगे कहते हैं कि उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो ये ऑफर एक्सेप्ट करेगा तो उसकी फैमिली की भी काफी हेल्प हो जाएगी। ये सुनकर एजेंट थोड़ा सोचने लगा और प्रेसिडेंट ने उसे समझाया कि वो उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, जो वो डिजर्व करता है उसे वही दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वो आराम से इस बारे में सोचकर उन्हें बाद में भी बता सकता है। एजेंट के जाने के बाद सेक्रेटरी ने बताया कि वो एजेंट को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। उसने प्रेसिडेंट से कहा कि जब एजेंट मर्सनरी था तो वो एक विलेज में रहा करता था। उसने सुना है कि एजेंट ने कई बार 100 मिलियन विलेज के रिकंस्ट्रक्शन के लिए डोनेट किए हैं। मतलब उसने मर्सनरी बनकर जितना भी पैसा कमाया सब डोनेट कर दिया था। वो समझ नहीं पाए कि जिस पैसे को कमाने के लिए एजेंट ने रोज अपनी जान खतरे में डाली, उस पैसे का उसने ऐसा इस्तेमाल क्यों किया। प्रेसिडेंट कहते हैं कि इससे एक बात तो साफ है कि एजेंट ने मर्सनरी जॉब्स पैसों के लिए नहीं की थी। इसके बाद ट्रेनिंग फैसिलिटी में बॉडीगार्ड्स को इन्फॉर्म किया गया कि आज उनकी ट्रेनिंग जल्दी एंड हो जाएगी क्योंकि वो सभी एक वर्क डिनर पर जा रहे हैं। सभी डिनर करने आ चुके हैं और यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एजेंट था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी वजह से सभी बॉडीगार्ड्स को अच्छा खासा बोनस मिला है और बोनस अमाउंट इतना ज्यादा था कि उन्हें अपना बैंक अकाउंट देख विश्वास ही नहीं हुआ था। सभी मिलकर एजेंट को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं तो वहीं सुब्जू को परेशान किया जा रहा है क्योंकि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। रात में घर वापस लौटने पर एजेंट ने देखा कि उसके ग्रैंडपा अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। तभी ग्रैंडपा भी आ गए, लेकिन उन्हें देख डायन और एजेंट चौंक जाते हैं। ग्रैंडपा को बैक पेन हो रहा है क्योंकि उन्होंने आज ड्यूटी करते वक्त कोई हेवी सामान उठा लिया था। डायन और एजेंट उन्हें रूम में ले आए जहाँ ग्रैंडपा रेस्ट करने लगे और उन्होंने बताया कि कोई सीरियस इंजरी नहीं है। एजेंट ने डायन से कहा कि वो यहीं रुकेगा तो वो जाकर रेस्ट कर सकती है। अब ग्रैंडपा को इस हाल में देख एजेंट को प्रेसिडेंट की बातें याद आने लगी। उसने ग्रैंडपा से पूछा कि क्या उनका काम बहुत थकाने वाला है और जब उन्होंने हाँ कहा तो एजेंट पूछता है कि क्या वो रिटायरमेंट लेना चाहेंगे, लेकिन ग्रैंडपा ने कहा कि उन्हें काम करना अच्छा लगता है। मगर एजेंट का उदास चेहरा देख वो पूछते कि वो ऐसे सवाल क्यों कर रहा है, कहीं वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से परेशान तो नहीं है। ग्रैंडपा ने आगे कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मेहनत कर अच्छा खासा पैसा कमा लिया है जिससे वो डायन को यूनिवर्सिटी भेज सकते हैं और उसकी मैरिज में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। वो एजेंट को भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं और जब तक वो बाहर नहीं जाता वो उसकी देखभाल करने में सक्षम है। साथ ही उसके पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस भी है जो वो एजेंट को तब देंगे जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जब तक वो और डायन बाहर पढ़ने नहीं चले जाते तब तक वो अपने कमाए हुए पैसों से उन्हें पाल पोस कर काबिल बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए एजेंट को ये सब नहीं सोचना चाहिए और एजेंट भी अपने ग्रैंडपा की फीलिंग्स को समझ जाता है। अगले दिन प्रेसिडेंट ने एजेंट से उसका डिसीजन पूछा और वो बताता है कि वो उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रेसिडेंट कहते हैं कि उनकी हेल्प से वो अपने ग्रैंडपा को सपोर्ट कर पाएगा, तो इसीलिए उसे ये ऑफर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एजेंट ने उन्हें बताया कि उसके ग्रैंडपा अपने दम पर उसकी और डायन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना चाहते हैं और वो उनके इस डिसीजन का सपोर्ट करता है। ये सुनकर प्रेसिडेंट शांत हो गए और उन्होंने एजेंट से कहा कि उसके ग्रैंडपा सच में बहुत महान है। ये सुनकर एजेंट मुस्कुराने लगा और प्रेसिडेंट के साथ उनके सेक्रेटरी को भी यकीन नहीं हुआ कि एजेंट ऐसे मुस्कुराना भी जानता है। उनके ऑफिस से निकलते वक्त एजेंट ने एक अनजान व्यक्ति को देखा, लेकिन वो तो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया, मगर वो व्यक्ति और उसकी बॉडीगार्ड उसे इग्नोर ना कर सके। उस व्यक्ति ने पूछा कि लड़का कौन है जो प्रेसिडेंट के ऑफिस से बाहर निकला और उसकी बॉडीगार्ड कहती है कि वो उसे इन्वेस्टिगेट करेगी। इधर जियो को पता चला कि उसका बड़ा भाई योंग हो एसडब्ल्यू ऑफिस आ चुका है और करेंटली प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग में है। जियो को तुरंत यूना वाली बात याद आ गई जब उसने कहा था कि उसकी हेल्प कर वो योंगो को बिजनेस में डिफीट कर सकती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ने योंगो से अचानक आने का रीजन पूछा और वो बताता है कि उसे यहाँ को जरूरी काम था। योंगो उनसे बिजनेस के बारे में पूछता है क्योंकि उसे पता चला था कि एसडब्ल्यू को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि बिजनेस में तो ये सब चलता रहता है। जिसके बाद योंगो ने कहा कि उसने यूना और जियो की किडनैपिंग के बारे में भी सुना था। वो सेक्रेटरी को टारगेट करते हुए कहता है कि शायद एसडब्ल्यू की सिक्योरिटी वीक हो गई है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो बिजनेस कैसे करेंगे। सेक्रेटरी घबरा गया और उसने तुरंत माफी मांगी, लेकिन प्रेसिडेंट उसकी साइड लेते हुए कहते हैं कि अब सब कुछ रिजॉल्व हो चुका है तो इस विषय में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता। योंगो तुरंत उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन इस वक्त प्रेसिडेंट को एजेंट के ग्रैंडपा की कही हुई बातें याद आ रही थी। उनके ऑफिस से निकलने के बाद बॉडीगार्ड ने योंगो को बताया कि जो एम्प्लॉय उन्हें कुछ देर पहले दिखा था उसने रिसेंटली ही एसडब्ल्यू सिक्योरिटी टीम की फील्ड ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। वो
सुगजू और यूना का क्लासमेट है और कंपनी ने उसे ट्रेनिंग की परमिशन इसीलिए दी क्योंकि उसने यूना को किडनैपर से रेस्क्यू किया था। लेकिन योंगो इस बात से नाराज है कि एसडब्ल्यू सिक्योरिटी टीम में एक हाई स्कूलर को रखा गया था। उसकी बॉडीगार्ड ने आगे बताया कि हाई स्कूलर काफी स्किल्ड है, उसने रिसेंटली जिए को भी रेस्क्यू किया और साथ ही में बेली ग्रुप के लुइस को जो किलर मारने आया था उसे भी पकड़ा था। उसकी वजह से ही एसडब्ल्यू और बेली ग्रुप का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हुआ, जिससे एसडब्ल्यू को काफी बेनिफिट्स हुए हैं। लेकिन इसके बाद योंगो को बताया गया यूना उस हाई स्कूलर को लाइक करती है। ये सुनते ही योंगो वहीं रुक गया और उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। दूसरी तरफ ट्रेनिंग ओवर होने के बाद यूना एजेंट के साथ पीसी कैफे जाना चाहती थी, लेकिन तभी किसी ने उसे बुलाया और वो वहीं फ्रीज हो जाती है। योंगो उससे मिलने आ गया था और यूना उसके सामने काफी डरी सहमी लग रही थी। योंगो एजेंट को घूरने लगा, लेकिन उनमें कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। सुगजू भी तुरंत योंगो को ग्रीट करता है, लेकिन वो उस पर भड़क गया। उसने कहा कि उसके होते हुए आखिर यूना की किडनैपिंग कैसे हुई। सुगजू भी घबरा जाता है और योंगो ने आगे कहा कि उसने तो ये सोचकर उसे अपॉइंट किया था कि वो उनके कुछ काम आएगा, लेकिन क्या उसकी गलतियां सुधारने के लिए ही एसडब्ल्यू से बचपन से सपोर्ट कर रहा है। सुगजू माफी मांगने लगा और यूना ने भी सिचुएशन संभालने की कोशिश की। इसके बाद टीम 3 के लीडर ने कहा कि इसमें सुगजू की कोई गलती नहीं है, उसकी लीडरशिप में ऐसा हुआ तो फॉल्ट उसकी है, जिसके लिए वो भी शर्मिंदा है। योंगो उसे घूरने लगा और इससे पहले कि वो कोई सख्त कदम उठाता, यूना ने उससे कहा कि वो इतने दिनों बाद आया है तो इसीलिए उसके साथ लंच करना चाहती है। उसका मूड तुरंत स्विच हो गया और वो यूना के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुगजू ने एजेंट को बताया कि योंगो यूना का कजिन और जिए का सगा बड़ा भाई है, वो एसडब्ल्यू के फॉरेन बिजनेस का इंचार्ज है, तो इसीलिए वो ओवरसीज रहता है। साथ ही में उसने ये भी बताया कि वो ही एक ऐसा व्यक्ति है जिससे यूना सबसे ज्यादा डरती है।